Hey guys, welcome to Bean Counters Hub, where learning meets opportunity. I'm Mohammad Waris and I simplify accounting, general knowledge, and exam preparation for tests like if you want to appear in FPSC, SPSC, PPSC, IBA, NTS, and etc. Someone said an investment in knowledge pays the best interest. Who said? Actually, I don't know. But yes, I think I read an article in which the Benjamin Franklin was described it that investment is a knowledge pays off the best interest. Let's make that investment count one smart lesson at a time. So subscribe and grow your future. Hey guys, तो जो आज का हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. ठीक है, सो पहले तो ये समझते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन है क्या. सिंपली एक डेफिनेशन बताता हूँ जो कि आपको हर बुक में तकरीबन मिल जाएगी. वो है कि दीज आर द रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट विच आर एडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. सिंपली इनका मतलब ये है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस वो चीज़ें हैं जो कि अकाउंटेंट जो है वो एडोप्ट करता है ताकि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो ठीक से रिकॉर्ड कर सके. सिंपली इसकी ये मीनिंग है. टोटल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं और तकरीबन जो है 4 जो है वो अपने कन्वेंशंस हैं, 4 कन्वेंशंस हैं जिसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. तकरीबन इसके 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इस लेक्चर को, जिसमें से टोटल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. और जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. उसके अलावा अभी वो डेफिनेशन भी मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन है क्या. तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जिसमें हम ये देख रहे हैं कि रूल्स ऑफ एक्शंस जो एडोप्ट कर रहे हैं अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट है वो इन रूल्स ऑफ एक्शंस को एडोप्ट करेंगे टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक करेक्टली एक बेहतरीन मैनर में उसको रिकॉर्ड कर पाएँ. ये इसकी एक बेसिक सी अपनी डेफिनेशन, ठीक है. अच्छा, इसे आप मैंने ये बेसिक से लिखी हुई है और शॉर्ट में लिखी हुई है, आपको ये काफ़ी बुक्स में भी मिलेगी और उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक डिटेल इसकी एक डेफिनेशन दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं. अदरवाइज रूल्स ऑफ एक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं. फिलहाल हम देखते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, क्योंकि 8 जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं और जो 4 हैं वो कन्वेंशंस हैं. जाहिर सी बात है उसमें जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बनेगा, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट पीरियड में आपको कुछ पहले कॉन्सेप्ट्स समझाता हूँ, फिर जो है कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन को मिक्स करके आपको बताता हूँ एक वीडियो बना. तो हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बोलता है कि भाई जो बिजनेस है और ओनर है उन दोनों को सबसे पहले आप अलग कर दें. वो दोनों बिल्कुल भी एक नहीं है, ठीक है. सो इट इज़ आल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी, ठीक है. तो यहाँ पे हम ये ज़रा लिखते हैं सेपरेट, हमारा आ गया एंटिटी, ठीक है. तो इससे इट इज़ आल्सो नोन एज, ठीक है, यहाँ पे आल्सो नोन एज, ठीक है. सो आल्सो नोन एज अ सेपरेट एंटिटी. अच्छा, तो ये कैसे होता है कि जो भी ओनर होता है, ओनर का इसमें, अच्छा इसमें आता है एक तो ओनर आता है, अगर ओनर है तो उसको भी आप अलग कर देंगे. क्रेडिटर्स जो हैं वो भी जाहिर सी बातें अलग होंगे. और उसके अलावा आपके जितने भी बिजनेसेस हैं ना उन सभी पे ये लागू करता है, चाहे फिर वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर आपका कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का बिजनेस हो, उन सभी पे ये वाला रूल अप्लाई होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के. भाई जो ओनर है ना उसको आप अलग कर दें और बिजनेस को आप अलग कर दें. इसका अगर मैं एक मिसाल दूँ कि एक बंदा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट तो करता है पर वो बिजनेस के लिहाज से वो एक लायबिलिटी है, वो बिजनेस के पास एक लायबिलिटी है जो कि अपने मालिक को पे करनी होती है, जिसके लिए हम बिजनेस और अपने ओनर को हम कभी भी एक साथ नहीं मिलाते, उन दोनों को सेपरेट ही रखते हैं. इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, ठीक है. तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अच्छा, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सी बात है. ये कहता है कि भाई गोइंग मीन्स वो जो चलने वाला, ठीक है.
तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भाई बिजनेस है या कोई कंपनी है ना, वो चलेगी, विल रन टू ऑपरेट फॉर द रीजनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ये भाई हमेशा चलने वाली है, ये तो रुकने वाली नहीं है। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है भाई कि भाई जो कंपनी होगी वो रुकेगी नहीं, वो तो चलती जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ना एक ये भी होता है कि रिसेंटली ये तो हो गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कि इसकी माना क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई जो कंपनी है वो चलेगी फॉर रीजनेबल फ्यूचर के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए ऑन गोइंग चलती जाएगी। अच्छा, उसमें रिसेंटली जो है अकाउंटेंट की टेस्ट हुई थी FPSC में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो नेवल हेडक्वार्टर्स में आई थी। उसमें एक सवाल भी आया था, या फिर उससे पहले भी 1-2 टेस्ट हुई थी अपने ऑडिटर की या फिर अकाउंटेंट की। उसमें यह आया था कि एसेट्स वैल्यूड, ठीक है, जो एसेट्स की वैल्यू है एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो जो एसेट है एसेट वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, ये कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है दी जाती है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो है मतलब आ गया था अकाउंटेंट में, ये सवाल भी आ गया था कि भाई एसेट्स वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, तो वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा भी आपको एक और बात भी रखनी है याद कि अच्छा, इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन है ऑन इट्स एसेट्स, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगता है वो कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिया जाता है, वो भी गोइंग कंसर्न के हिसाब से दिया जाता है। ये भी सवाल अक्सर करके आता है कि जो है डेप्रिसिएशन जो है अपना ऑन एसेट्स। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू कौन से जो है अपने कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से या कन्वेंशन के हिसाब से दिया जाता है, वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो डेप्रिसिएशन है, उसके अलावा जो एसेट की जो वैल्यू है, उन दोनों को जो है अकॉर्डिंगली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो पे किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये रहा डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है ना, मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया कि भाई डेप्रिसिएशन जो हम एसेट पे माइनस होता है, एसेट की रिडक्शन पे होता है, तो वो रिकॉर्ड करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ये होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है कि ओवर टाइम द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन है ना, ओवर टाइम जो एसेट है उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड होती है, वो कम होती है, तो जो लास्ट में बचती है वो हमारा डेप्रिसिएशन है। अच्छा, मैं जितनी भी यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह लिख रहा हूँ या किसी भी टर्म को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये समझे कि सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मोटिव, मेरा जो मिशन है वो ये है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जाहिर सी बात है, तो आप एक टर्म को पूरे पेज में जो है डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन एनी टॉपिक इन योर होल पेज। ठीक है, तो बेहतर है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, बजाय कि मैं यहाँ पे पूरे बोर्ड में एक मतलब डेफिनेशन भरता जाऊँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मोटिव है कि भाई आपको जो है हर एक टर्म की, हर एक चीज़ की, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशन हैं, या फिर आगे हम बैलेंस शीट की, फाइनेंशियल एनालिसिस जितनी भी पढ़ेंगे, उन सब की सिर्फ आपको मुझे जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको डेप्रिसिएशन का एक टर्म है मिल गया, हमें एसेट्स का मतलब एक अकाउंटिंग का टर्म मिल गया नया सा। तो है तो पुराना, पर यहाँ पे एक नया सा है जो हमारे लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, तो उनके लिए। ठीक है, तो ये चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है वो एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कह रहा है कि जितने भी एसेट्स हैं आप रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उन सभी की जो प्राइस या फिर रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस में, वो होगी हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में अभी मैं अगर आपका, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे फुल डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, जस्ट 3 वर्ड्स में आपको डिफाइन करता हूँ कि एसेट विल रिकॉर्ड, ठीक है,
विल रिकॉर्ड। अच्छा, मेरी जो राइटिंग है ना उससे थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो ये होगा कि आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एसेट्स विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप खुद लिख लें, एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो एसेट्स जो जितने भी एसेट्स आप रिकॉर्ड करेंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी जो है नाम से भी जानते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है आल्सो नोन एज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है ना वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है भाई? रियल प्राइस। जब भी आप एक एसेट लेंगे, कोई भी बिल्डिंग लेंगे, लैंड लेंगे, कुछ भी लेंगे आप, तो जो जिस प्राइस में आपने लिया होगा ना आपको उसी प्राइस में ही रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है यही कहता है। आपको ये नहीं करना कि भाई मतलब कुछ भी टैक्सेस वगैरह या कुछ भी मतलब लगा हो या वे हो, बाद में इसकी प्राइस कम हो रही हो, बढ़ रही हो, ये उससे हमारा कुछ भी मतलब लेना देना है ही नहीं। जिस भी प्राइस में आपने लिया है, हिस्टोरिकल अपना एसेट लिया है, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे उसकी रियल प्राइस में। जिस रियल प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट या और हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। उस रियल प्राइस को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम लिखते हैं, जो कि रियल प्राइस होती है, ठीक है। आपको उस प्राइस में अपना इसे रिकॉर्ड करना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जब भी हम ज़्यादातर तो हम एसेट्स को ही जो है रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जर्नल बनाते हैं, कुछ भी, तो वहाँ पे जो भी हम एसेट्स लिखते हैं ना उन सब की कॉस्ट प्राइस होती है। वो जिस प्राइस में हम लिखते हैं वो उनकी कॉस्ट प्राइस होती है। अगर आप एडवांस लेवल में जाएंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अपना बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन आएंगी जिसमें एसेट्स की कॉस्ट प्राइस भी लिखी होती है। फिर कुछ अरसे के बाद डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर वो उसकी दूसरी प्राइस होती है। तो हम वो दूसरी प्राइस बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम उसकी कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे जिस पर वो हमने उसे बाय किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कैसे भी करके। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए फ़िलहाल ये 4 कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं, और क्योंकि वीडियो में मैं भी नहीं चाहता कि यह इतनी बड़ी लेंथी बने, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 4 कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं और 8 जो कन्वेंशन हैं, बाकी जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया, और अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को हम रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अपने आने वाले पार्ट में। इसके में तकरीबन में भी 3 पार्ट बने, क्योंकि 4 जो हैं बाकी के कॉन्सेप्ट वो मैं बयान करूँगा नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद जो 4 कन्वेंशंस हैं वो हम अपना उसके 3rd पार्ट में जो है मैं उसको डिफाइन करूँगा। और वो जो कन्वेंशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो कैसे भी करके जो है देखने होंगे और उसको स्टडी भी ठीक तरीके से करना होगी, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं। टोटल में ट्राई कर रहा हूँ कि भाई आपको सिर्फ टर्म्स की कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ और कुछ भी नहीं, रट्टा वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना होगा बस, और कुछ नहीं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।